आधी रात का वक्त था, हमें नींद आ गई थी कि यकायक इन्फादूस की आवाज सुनाई दी। उसके हमरा 6 और सरदार थे। इन्फादूस ने आते ही कहा, असली बादशाह अंगूसी और गोरे दोस्तों, मैं इन सरदारों के साथ आया हूँ। इन्हें मैंने सब कुछ समझा दिया है। इनमें से हर एक के मातहत 3-3 हजार सिपाही हैं। अंगूसी उठो और उन्हें अपना निशान दिखाओ। अंगूसी ने अपनी कमर पर बना हुआ नीला अजदहा उन्हें दिखाया। जब उन्होंने अपना इत्मीनान कर लिया तो इन्फादूस बोला, सरदारों, तुमने निशान देख ही लिया है। अब बताओ, तवाला के खिलाफ तुम इस आदमी का साथ दोगे या नहीं? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सारा मुल्क तवाला से बेजार है। बेगुनाहों का खून बहाना इस जालिम बादशाह का मशगला है। अगर हमने जुर्रत से काम ना लिया तो कल हमारा भी यही हशर होगा। एक सरदार ने आगे बढ़कर कहा, इन्फादूस, तुम सच कहते हो, हम तवाला से तंग आ चुके हैं। आज रात जो लोग मारे गए उनमें मेरा भाई भी था। लेकिन ये मामला ऐसा है कि हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। जंग कोई खेल तो नहीं। खुदा जाने हमें फतह नसीब हो या शिकस्त। अंगूसी के जिस्म पर अजदहे का निशान बेशक मौजूद है, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। क्या पता वो कोई बहरूपिया हो। अगर अंगूसी हमारी हिमायत की ख्वाहिश रखता है तो उसे चाहिए कि वो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाए कि हम उस पर यकीन कर लें। मैंने कहा, क्या नीले अजदहे का निशान काफी नहीं है? सरदार ने जवाब दिया, इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। हमें कोई अजीब व गरीब चीज दिखाओ तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना नहीं। मैंने परेशान होकर सर हेनरी और गुड को सारा मामला समझाया। यकायक गुड खुश होकर बोला, काम बन गया, जरा इन सरदारों को बाहर भेज दो। मैंने इन सरदारों से कहा, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, हम मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। उनके बाहर जाते ही गुड ने अपने दवाइयों का डब्बा खोलकर एक जंतरी निकाली और पूछा, कल जून की 4 तारीख है ना? मैंने कहा, हाँ, कल 4 जून है। गुड बोला, बस ठीक है, ये देखो जंतरी में लिखा है 4 तारीख को रात के 10 बजे पूरा चांद गिरन होगा और सारे जनूबी अफ्रीका में दिखाई देगा। क्वार्टरमैन, तुम इन सरदारों को बता दो कि हम कल रात को चांद बुझा देंगे। इससे बड़ा अजूबा और क्या होगा। गुड की तजवीज नहायत उम्दा थी। हमें सिर्फ डर यह था कि कहीं जंतरी गलत ना हो, क्योंकि अगर हमारे कहने के मुताबिक चांद गिरन ना हुआ तो हमारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। लेकिन गुड ने कहा, जंतरी गलत नहीं हो सकती। मैंने सरदारों को बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग कहते हो कि हमें कोई अजूबा दिखाओ तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इत्मीनान रखो, हम तुम्हें बहुत सी अजीब चीजें दिखाएंगे। ये कहकर मैं उन्हें बाहर ले गया और डूबते चांद की तरफ इशारा करके बोला, तुम्हें उफक पर क्या नजर आ रहा है? उन्होंने जवाब दिया, डूबता हुआ चांद। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या कोई आदमी चांद को जब वो बीच आसमान के चमक रहा हो बुझा सकता है? सरदारों ने हंसकर जवाब दिया, चांद को कौन बुझा सकता है? मैंने कहा, खैर, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कल आधी रात से 2 घंटे पहले हम चांद को गुल कर देंगे। दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और ये इस बात की अलामत होगी कि अंगूसी सचमुच ककवानों का बादशाह है। सरदारों ने कहा कि अगर हमने ये मौजज़ा दिखा दिया तो वो और उनके सिपाही हमारा साथ देंगे। जब वो चले गए तो इन्फादूस ने कहा, कल रात लड़कियों का नाच होगा और हमारे मुल्क का दस्तूर है कि जो लड़की बादशाह को सबसे ज्यादा पसंद आती है उसे इन तीनों पहाड़ों के देवताओं की भेंट चढ़ा दिया जाता है जो शुमाल में वाक़ हैं। अगर आपने वाकई चांद को बुझा दिया तो इस बेगुनाह लड़की की जान भी बच जाएगी। सर हेनरी ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में लड़ाई कब होनी चाहिए? इन्फादूस ने जवाब दिया, अगर आप चांद बुझाने में कामयाब रहे तो लड़ाई शुरू होने में देर नहीं लगेगी। आपने लू आते हुए शहर से बाहर चिमटे की शक्ल की पहाड़ी देखी होगी। मेरी तमाम फौज वहीं है और मैं कोशिश करूंगा कि इन सरदारों की फौज भी वहीं पहुंच जाए जो हमारा साथ देने को तैयार हैं। अब आप जाने और आपका काम। ये कहकर इन्फादूस तो रुखसत हुआ और हम ऐसे घोड़े बीचकर सोए कि दिन चढ़े उठे। वो दिन हमने सैर सपाटे और गपशप में गुजारा, मगर हमें ये फिक्र लगी हुई थी कि चांद को गिरन न लगा तो क्या होगा। जब सूरज डूबा तो हम खाने पीने से फारिग होकर बुलावे का इंतजार करने लगे। हमने अपने लिबास के नीचे ज़िरें पहन ली और पिस्तौलों के अलावा राइफलें भी ले ली। कुछ 8:30 बजे तवाला की तरफ से एक हरकारा हमें बुलाने आया। लड़कियों का नाच शुरू होने वाला था। तवाला के डेरे के सामने मैदान में आज सिपाहियों की जगह सैकड़ों लड़कियां जमा थीं जिन्होंने फूलों के हार पहन रखे थे। बीच मैदान में तवाला और सचरागा बैठे थे और गागुल तवाला के कदमों में बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। इन्फादूस और कई दूसरे सरदार पीछे खड़े थे। उनमें वो सरदार भी थे जिनसे हमारी बातचीत हुई थी। तवाला कुछ खुश नजर आ रहा था। हंसकर कहने लगा, आओ सितारे वालों, आज का नाच तुम्हें पसंद आएगा। यूं तो कल का तमाशा भी बहुत अच्छा था, मगर न जाने क्यों तुमने उसकी दाद न दी। खून बहाने का जो मजा आता है वो नाच गाने में कहाँ। ये कहकर तवाला ने कहका लगाया। फिर उसकी नजर अंगूसी पर पड़ी। कहने लगा, अबे लमढींग, शुक्र कर तू भी सितारे से आया है, वरना आज तेरी लाश को कुत्ते और गिद्ध खा रहे होते। गागुल, जिस आदमी पर उंगली रख दे वो कभी जिंदा नहीं बचता। तू बड़ा सख्त जान है, अभी तक इस दुनिया में मौजूद है। अंगूसी ने जवाब दिया, मेरी जान लेना कोई हंसी ठट्टा नहीं। तुम्हारे जैसे कई की मैं तिक्का बोटी करके चील कौवों को खिला चुका हूँ। ये सुनकर तवाला भिन्ना उठा और चीख कर बोला, चुप रह मर्दूद, ज्यादा बकवास की तो जबान खींच लूंगा। ऐसा लगता था इस झगड़े की वजह से नाच गाना सब धरा रह जाएगा। हम बहुत परेशान हो रहे थे, मगर तवाला न जाने क्या सोचकर गुस्सा पी गया और कहने लगा, नाच शुरू करो। ढोलक पर थाप पड़ी और बांसुरी बजने लगी। लड़कियों ने छोटी छोटी टोलियों में नाचना और गाना शुरू किया। चांदनी रात, बाजों की हल्की हल्की सी धुन, लड़कियों के सफेद लिबास और हारों की खुशबू
अर्ज के अजीब दिलफरेब मंजर था। यकीन न आता था कि ये वही जगह है जहाँ कल लाशों के ढेर लगे हुए थे और मौत का बाजार गर्म था। नाच खत्म हुआ तो एक एक लड़की ने सामने आकर अपने जौहर दिखाना शुरू किए। इन लड़कियों को खास तौर पर चुना गया था और वो तादाद में 15 थी। जब आखिरी लड़की नाच दिखा चुकी तो तवाला ने दरियाफ्त किया, गोरो तुम्हें किस लड़की का नाच पसंद आया? मैंने कुछ सोचे समझे बगैर कह दिया कि पहली लड़की का नाच पसंद आया। और इतना कहने के बाद मुझे ख्याल आया कि इन्फादूस ने कहा था कि जिस लड़की का नाच सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा उसे पहाड़ों की भेंट चढ़ाना पड़ेगा। तवाला ने खुशी से हाथ मलते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। अब इस लड़की को हम पहाड़ों के देवताओं की भेंट चढ़ा देंगे। हाँ, मार दो इसे, गागुल मिनमिनाई। मैंने कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? लड़की को इनाम देने के बजाय आप उसे मौत की घाट उतारना चाहते हैं। तवाला ने कहकहा मारकर कहा, गोरों तुम्हारी अकल मारी गई है। ये हमारे मुल्क का दस्तूर है, हम इसी तरह हर बरस एक लड़की देवताओं की भेंट चढ़ा देते हैं। पता भी है अगर मैं ये रस्म पूरी ना करूं तो क्या होगा, मेरी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। फिर उसने हुक्म दिया कि इस लड़की को पकड़कर यहाँ ले आओ और कहने लगा, सचरागा नेजा उठा और अपना काम दिखा। सचरागा की बाँछें खिल गईं। वो अपना नेजा लहराने लगा। इधर दो जिल्लादों ने दौड़कर लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने चीख मारकर खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन जल्लादों ने घसीटकर उसे बादशाह के सामने ला खड़ा किया। गागुल ने पूछा, लड़की तेरा नाम क्या है? लड़की ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम फौलाता है। लेकिन बादशाह सलामत, मेरा क्या कसूर है जो मुझे कत्ल किया जा रहा है? लोगों, ये कैसा जुल्म है? गागुल ने कहा, लड़की तेरी हक में मरना ही बेहतर है। शहजादा खुद अपने हाथ से तुझे हलाक करेगा। ये कितनी इज्जत की बात है। फौलाता ने रो रो कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। हाय अब्बा, अम्मी, छोटे भैया, तुम कहाँ हो? लड़की की फरियाद सुनकर बड़े बड़े जालिमों का दिल मोम हो जाता है, लेकिन तवाला, गागुल और सचरागा खुदा जाने किस मिट्टी के बने हुए थे, उन पर जर्रा बराबर असर न हुआ। जब सचरागा नेजा लेकर उसकी तरफ बढ़ा तो गुट से रहा न गया। उसने उठकर सचरागा को अंग्रेजी में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सब लोग गुट की तरफ देखने लगे। फौलाता को एहसास हुआ कि शायद गुट उसकी हिमायत कर रहा है। इससे पहले कि जल्लाद उसे दोबारा पकड़ लेते, वो दौड़कर गुट से लिपट गई और बोली, गोरे मामू, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। गुड ने कहा, फिक्र न करो, मेरे जीते जी ये लोग तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। वो पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया। उधर सर हेनरी ने मेरे कान में कहा, कुछ करो वरना बात बिगड़ जाएगी। मैंने जवाब दिया, मैं खासी देर से गिरन का इंतजार कर रहा हूँ, मगर कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सर हेनरी बोले, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा वरना ये लोग इस लड़की को मार डालेंगे। आखिर मैं दिल कड़ा करके उठा और सचरागा को रोकने का इशारा किया। तवाला से बोला, तवाला, ये नहीं हो सकता, इस लड़की को जाने दो। तवाला तैश में उछल कर खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर चीखने लगा, कुत्ते, तेरी ये मजाल, तू हमसे कहता है कि लड़की को छोड़ दो। कान खोलकर सुन लो, लड़की तो एक तरफ रही, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जिल्लादों, इन गोरों को पकड़कर ज़िबा कर दो। जिल्लाद नेज़े और छुरियां लेकर हमारी तरफ बढ़े ही थे। मैंने जोर से कहा, ठहरो, अगर तुम में से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम जादू के जोर से चांद को बुझा देंगे। तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाएगा और उसके बाद हम सूरज को भी बुझा देंगे। मैंने ये धमकी दे तो दी, मगर डर के मारे मेरी खुद जान निकली जा रही थी। गागुल ने इस तरह पैका लगाया जैसे कोई बत्तख बोल रही हो और कहा, गोरा आखिर सफेद झूठ ही बोलेगा? वाह रे मक्कार, कहता है चांद बुझा दूंगा। अगर तू वाकई चांद बुझाकर दिखा दे तो हम लड़की की जान बख्श देंगे, और अगर तू नाकाम रहा तो तेरी भी खैर नहीं। बड़ा आया चांद बुझाने वाला। मैंने दोबारा आसमान की तरफ देखा और ये देखकर दिल बाग बाग हो गया कि चांद का एक किनारा जरा सा गहना चुका था। मैंने जोर जोर से अंग्रेजी की नज़में पढ़ना शुरू कर दी ताकि ककवान समझें कि मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ। सर हेनरी और गुड ने भी मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चांद पर साया बढ़ता गया। लोगों में दहशत फैल गई। एक दो आदमी चीखे मारते हुए भाग निकले। तवाला का रंग फक हो चुका था। मैंने रौबदार लहजे में ककवानों को डांटा, अब तुम्हें होश आया? तुमने देख लिया कि हमारा जादू कितना जबरदस्त है? वो बुढ़िया किधर गई जो हमारा मजाक उड़ा रही थी? बदबख्तों, हम तुम्हारे मुल्क को उजाड़ देंगे। इधर गुड, जिसे पता नहीं कितनी जबानें आती थी, बराबर कोई मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र क्या था? रूसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी और पुर्तगाली जबान के जुमलों का एक बेमायनी सिलसिला था। सब लोगों की नजर चांद पर जमी हुई थी जो तारीख से तारीख तर होता जा रहा था। अंधेरा इतना बढ़ गया कि पास खड़े आदमियों के चेहरे नजर न आते थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। गुड भी अपना झूठ मूठ का मंत्र खत्म कर चुका था। यकायक सचरागा ने चीख कर कहा, चांद दम तोड़ रहा है। गोरे जादूगरों ने उसे मार डाला। हम लोग अब क्या करेंगे? ये कहकर उसने पूरे जोर से सर हेनरी के सीने पर नेजा मारा। उसे पता न था कि सर हेनरी ने अपने लिबास के नीचे लोहे की ज़रा पहन रखी है। नेजा ज़रा से टकराकर रुक गया। सर हेनरी ने फौरन झटका देकर उससे नेजा छीन लिया और फिर इस जोर से वार किया कि सचरागा धड़ाम से नीचे गिरा और मर गया। नेजा उसके सीने के आर पार हो गया था। ऐन उसी वक्त गिरहन पूरा हो गया और ऐसी तारीकी छाई कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। तमाम लड़कियां खौफ से बावली होकर चीखती चिल्लाती इधर उधर भागने लगी और तवाला, गागुल और जिल्लाद भी भाग खड़े हुए। जरा सी देर में इस लंबे चौड़े मैदान में फौलाता, अंगूसी, इन्फादूस और उनके सरदारों के सिवा जिन्होंने हमारा साथ देने का वादा किया था, कोई न रहा। मैंने कहा, सरदारों, तुम जो देखना चाहते थे हमने तुम्हें दिखा दिया। अब आओ इस अंधेरे से फायदा उठाकर यहाँ से भाग चलें। हमें अपनी फौजों के पास पहुंच जाना चाहिए।
हमारे जादू का असर घंटा 1.5 घंटा रहेगा और फिर चांद साफ हो जाएगा। मेरी बात से सबने इत्तेफाक किया और हम वहां से उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए जहां इन फादूस की फौज ने पड़ाव डाल रखा था। फौलाता भी हमारे साथ थी।